तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है एंटिटी रिलेशनशिप्स और ईआर मॉडल एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। एंड लास्टली हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप टू डिज़ाइन ईआर मॉडल्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये लास्ट पार्ट है, तो उम्मीद है आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली होगी लाजमी। ओके, तो अब हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होते हैं, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईआरपी, और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईआरडी, ये सारी यानी कि ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए, एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप विद देयर टाइप इन अ सिंपल डायग्राम। यानी कि डायग्राम के थ्रू हमारा जो है एंटिटीज़ एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनकी क्या आपस में ख़ास चीज़ें, इस सब को हम डायग्राम के थ्रू डिफाइन करने के लिए, यानी कि डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को ईजी करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप्स और ईआर मॉडल। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि ईआर मॉडल हमारे पास या एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो मॉडल होता है या फिर ये जो डायग्राम होता है, ये इट्स सेल्फ जो है ना यूज़ होता है किसी भी रेफरेंस के लिए या फिर जो एक्चुअल डेटाबेस है ना उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर सपोज अगर आपको रेफरेंस देना हो किसी चीज़ का, बेसिकली रेफरेंस का अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट मतलब तो मुझे याद नहीं, बट इसका ये होता है कि सबूत, मतलब सबूत नहीं कि आपने अगर जैसे मिसाल में अगर कोई बात करी हो, फॉर सपोज मैंने अगर कहा कि आप कोई कह लें कि भाई कातिज़म की बर्थडे ना 6 सितंबर को, मिसाल, ऐसा नहीं है मुझे पता, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ। तो फिर अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो बंदा ये कहेगा, अच्छा बताओ तुमने कहाँ से सुना ये, या फिर मतलब तुम्हें कहाँ से पता चला। तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे बेसिकली रेफरेंस, कि अगर मैं कोई बात कह रही हूँ या अगर मैं कोई चीज़ दिखा रही हूँ तो वो मैंने कहाँ से देखी या मुझे कहाँ से पता चला, उस चीज़ का सबूत। ठीक है, तो इसी को हम रेफरेंस कह रहे थे। तो हमारे पास ये जो डायग्राम, ये जो मॉडल होता है ना, ये इट्स सेल्फ एक रेफरेंस होता है, और हमारे पास जो एक्चुअल डेटाबेस होता है ना उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसको हम एज अ बैकअप के तौर पे, यानी कि अगर कोई भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हम एज अ बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सपोज कि मैंने ना किसी चीज़ का डेटा निकाला, देन ना अब डेटा के जो है ना मैंने वो बना दिया, ईआर मॉडल बना दिया। ठीक है, यानी कि मॉडलिंग पूरा इसको डेटा को स्ट्रक्चर दी जैसे। अब मेरे पास जो है ना वो डेटा जहाँ से मैंने देख के अपना ये मॉडल बनाया था, अब वो डेटा मेरे पास से डिलीट हो गया। तो ये जो मॉडल होगा ना ईआर मॉडल, ये एज अ बैकअप के तौर पे भी आपके मतलब काम आएगा कि चलो अगर यार एक्चुअल डेटा नहीं तो उसका एक्चुअली डायग्राम तो नहीं, क्योंकि चीज़ तो सेम ही दोनों, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि इसमें हमने डायग्राम यूज़ किया तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि इसको हम एज अ बैकअप के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो ERD है ना, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसको भी हम ना दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं इसको हम ज़रा देखते हैं, दैन फिर आपको समझाते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है इन दोनों में हमें वो दो तरीके बताए, मतलब वो दो वजह बताई है जिसके लिए हम ERD का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहले रीज़न तो ये है कि जब आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होता ना, तो फिर आप क्या करते हैं, जो ERD है ना वो आपको हेल्प करता है कि आपकी हेल्प करता है एक क्लियर प्रेजेंटेशन बनाने में, एक आपकी जो डेटाबेस है उसको इन, जैसे मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, आई नो इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, आपका जब डेटा बेस प्रॉपरली बना हुआ नहीं होता, सही है, तो ERD क्या करता है, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपकी मदद करता है कि आपका जो वो डेटाबेस है ना, आपका जो पूरा डेटाबेस है उसका एक क्लियर प्रेजेंटेशन बनाए। ठीक है, एक यूज़र के रिक्वायरमेंट्स पे कि यूज़र आपसे क्या इल्तिजा कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि इसको हम किस तरीके से पहला यूज़ करते हैं। ओके, पहला तरीका तो आपको समझ आ गया। अब दूसरा तरीका ये है कि जब आपका कोई भी डेटाबेस है वो एग्जिस्टिंग हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब उसको ज़रूरत है कि वो एक डॉक्यूमेंटेड हो जाए, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ जाए। तो डेटाबेस क्या करता है, एक ओके, तो फिर इसमें डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस कुछ टूल फीचर्स ऐसे क्रिएट करता है जो हमारे लिए ना ऑटोमेटिक ERD क्रिएट कर सके, जो हमारे पास डेटा है ना, डेटा को
अपने जो टूल्स है, ऑटोमेटिक टूल्स है ERD के अंदर, उसका इस्तेमाल करके उस चीज़ को क्या कर सके, एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सके। ठीक है, तो ये दो इसके जो रीज़न है वो ये थे, जो कि उम्मीद आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम क्या होता है, क्योंकि अब हमने बात किया कि इसमें डायग्राम का इस्तेमाल हो रहा था, तो ऑब्वियसली डायग्राम्स के कुछ सैम्पल होते हैं। अभी आई गेस ये 9 का चैप्टर था, एल्गोरिथम आई गेस ना, जिसमें एल्गोरिथम के ना बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कुछ शेप्स होते हैं, जिसके शेप का कुछ खास पर्पस होता है। कि फॉर सपोज अगर आपको अपनी बात, अगर आपको अपने किसी भी एल्गोरिथम में ऐड करना है येस एंड नो, तो आप ये शेप यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रोसेस का ऐड करना है तो ये शेप आप यूज़ करेंगे। खैर वो आपके मैट्रिक में आएगा, तो आएगा सभी आपको ऐसे समझ ही आएगा। तो हम सीधी सीधी कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो ER होता है ना, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप, वो हम डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, जैसे कि एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हमारे पास लेकिन इसमें हमारे पास जो है ना, अब जब हम एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम कुछ सैम्पल्स शेप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो हर एक जो चीज़ है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें कि ये किस पर्पज़ के लिए, ये किस पर्पज़ के लिए। तो इसी के मुतालिक यहाँ पर आपको कुछ ER के कंपोनेंट्स, यानी कि ER के कुछ शेप दिए हुए विद देयर मीनिंग, तो हम उसको समझ से गौर से। ठीक है, ओके, तो पहला जो है आपको शेप दिख रहा है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यूज़ करते हैं एंटिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब एंटिटी क्या होता है कि एंटिटी आपके पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंटिटी हमने क्या कही थी कि ऐसी जो चीज़ जो हम डिस्कस कर सके, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो रियल में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके। तो वो रेक्टेंगल का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, एंटिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और एंटिटी हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्लास वगैरह वगैरह, जो कि हम प्रीवियस में पढ़ चुके सारी चीज़ें। ओके, अब जो नेक्स्ट शेप है वो है एलिस पी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एलिस पी हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो एंटिटी है ना, एंटिटी की जो एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एक एंटिटी है, एक एंटिटी के अंदर हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सही, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट के अंदर एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, तो इस सूरत में हमें जो है ना, जो अपना एट्रीब्यूट है ना, उसको मल्टीपल एलिस कैप्स में ही क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। तो आई गेस रेक्टेंगल और एलिस कैप दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ओके, देन जो नेक्स्ट शेप है वो है ये, मैं आपको अगर पेन से दिखाऊं, ये। ठीक है, आई गेस इसको हम डायमंड कहते हैं या नहीं, ओके, हाँ डायमंड ही कहते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायमंड शेप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंपली स्टेट करता है कि हमारे पास अगर दो एंटिटी है, उन दो एंटिटी के दरमियान कौन सा, यानी कि किस टाइप का रिलेशनशिप इस्तेमाल हुआ, तो ये बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डायमंड का यूज़ कर रहे होते हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे ईजिली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब आज मुझे फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा पेज स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। तो खैर, अब हमारे पास लास्ट चीज़ है, उसको अगर आप बुक खोल ले तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसको हम कह रहे होते हैं कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, जो नीचे बट पेज स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। मैं ट्राई करती हूँ अगेन। खैर ओके, पेज ना डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन हो रहा है इस तरीके से, बट हमारा नेक्स्ट पेज में नहीं, इसी पेज में ना नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो यू गाइस हैव टू मैनेज थोड़ा सा आज। ओके, तो अब हमारा जो है वो है कनेक्टिंग लाइन, शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। देखिए, हमारे पास जो कनेक्टिंग लाइन है ना, वो इस तरीके से कुछ बनी है। अगर आपके पास बुक नहीं तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। देखिए, ये मैंने पहली है, कनेक्टिंग लाइन बनी है बेसिकली, एक लाइन ऐसी बनी है। ठीक है, दो लाइन बनी है ऐसे। ठीक है, दो लाइन ऐसे बनी है सीधी सी। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है M। ओके, आई डिड इट। ओके, तो ये जो है ना हमारे पास कहलाती है कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये कनेक्टिंग लाइन बेसिकली शो करवाती है कि दो एंटिटी है, ठीक है, उनके दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप है।
ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या, हाँ आपको याद है हमने रिलेशनशिप की टाइप्स पढ़ी थी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और एक लास्ट था वो जिसका नाम मुझे याद नहीं। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लाइन शो करवाती है कि अगर हमारे पास दो एंटिटीज़ है तो उनके दरमियान यानी कि उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके, तो इस लाइन को हम जो है ना एनोकेटेड करते हैं किसके ज़रिए, वन और एम। अच्छा, अब एन, ये देखे ना, 1 to 1। ठीक है, लेकिन अब आपका सवाल होगा व्हाट इज दिस एन, इसका मतलब है 1 to many। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर रिलेशनशिप है मैनी से ही, दो है उसके जरिए, एंटिटीज के जरिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एम, वन के साथ एम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं रिलेशनशिप है 1 to 1 तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी वन, इस तरफ भी वन और इस तरफ भी वन। तो होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर एन क्यों आया। तो बेसिकली जो एंड पॉइंट है इससे तो आपको समझ आ रहा है कि भाई 1 to many, तो यही एंड जो पॉइंट है ये डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली में कौन सा वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल हुआ। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जितने भी रिलेशनशिप आ रहे हैं सब में वन का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बात आ जाती है लास्ट वाले में। अगर यहाँ पर लिखा है 1 to 1 तो यानी कि ये एक रिलेशन है, लेकिन अगर यहाँ लिखा है 1 to many तो यानी कि ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। तो होप सो आपको ये कॉम्पोनेंट समझ आ चुके होंगे ER डायग्राम के सारे। ओके, तो अब लास्टली हमारा ये है स्टेप टू डिज़ाइन ER मॉडल, कि अगर हमें एक ER मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप ज़रूरी है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द डिज़ाइन एंटिटी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें जो डिज़ाइन की एंटिटी है ना उसको आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन यूज़र के उसके यानी कि यूज़र अगर चाह रहा है, यूज़र की जो वो है खुसूसियात है उसके हवाले से। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन एट्रीब्यूट विद इन द रिक्वायर्ड एंटिटी, से कि आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, एक एट्रीब्यूट को डिज़ाइन करना है किसके ज़रिए, रिक्वायर्ड एंटिटीज़ के ज़रिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप रिक्वायर्ड बिटवीन एंटिटीज़, फिर उसको हमने अगर रिलेशनशिप और एंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इसको आइडेंटिफाई करना है। देन 4 पॉइंट में हमने क्या करना है, डिफाइन प्राइमरी की। ठीक है, इन इंटररिलेटेड एंटिटीज़ हमने क्या करना है, प्राइमरी की को डिफाइन कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 5 पॉइंट में डिज़ाइन फॉरेन की रिलेशनशिप, क्या करना है, एक हमें फॉरेन की रिलेशनशिप क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड बिल्ड देम टू प्रीवियसली क्रिएटेड प्राइमरी कीज। ठीक है, जनरेट एन ऑटोमेटेड एंटिटी रिलेशनशिप, देन यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ऑटोमेटेड एंटिटी रिलेशनशिप को जनरेट करना है, जो कि हमने पढ़ा था जब हम वो पढ़े थे ना कि किस लिए हम ER का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो अब ये देखिए ये सारे मैंने आपको स्टेप बता दी, लेकिन आई एम 99% श्योर कि आपको ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ये कन्फ्यूज़न सा लग रहा होगा और शायद मैंने भी इतने अच्छे से नहीं समझा है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए आपके पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर ERD का, जिसमें है क्या कि एक राइटर ने एक नॉवल लिखा है। ठीक है, और एक कंज्यूमर ने उस नॉवेल्स को बाय किया। ठीक है, इसी चीज़ को यानी कि एक स्टेटमेंट है, इसको हमने नीचे क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा ये एंटिटी का ER मॉडल का इस्तेमाल करके इसको हमने बना देना है। ठीक है, हियर इज द एग्जाम्पल डायग्राम शो दैट एंटिटीज आर इन रेक्टेंगल बॉक्स। अब जितने भी रेक्टेंगल बॉक्स है ना उसके अंदर हमारे पास क्या है, एंटिटी है। सही, एंटिटीज के अंदर एंटिटी में जो जो चीज़ें आ गई हमारे पास है वो है राइटर यानी कि जो लिखने वाला, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, एंड नॉवेल यानी कि जो चीज़ उसने लिखी है। सही, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाएगी, एंटिटीज़। सही, एंटिटीज़ वो चीज़ जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर सपोज एक राइटर है, राइटर का नाम है फराज अहमद। ठीक है, वैसे मुझे नहीं पता है कौन है, खैर अब राइटर है। सही, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई फराज अहमद के बारे में कुछ बताओ तो आप मुझे बता सकेंगे, है ना। आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप ऑब्वियसली आप सर्च करेंगे देन आप मुझे बता सकेंगे। कंज्यूमर जो उस नॉवल को कंज्यूम करता है आप उसके बारे में बता देंगे। अगर मैं आपको कहूँ आप नॉवल के बारे में बताएं तो आप नॉवल के बारे में भी बता देंगे कि भाई फॉर सपोज मैंने आपको बताया कि यार जन्नत की जो पत्ते नॉवल है, अच्छा मैंने पढ़ा नहीं बट मुझे नाम याद है। ओके, तो आप उसके बारे में बताएं तो आप इजीली बता देंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ गई, एंटिटीज़। और एंटिटीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा शेप यूज़ कर रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन शॉर्टली। तो इस वजह से एंटिटीज़ ही सारी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशनशिप इन डायमंड शेप, अब हमारा जो रिलेशनशिप है ना इन सबके दरमियान वो किस में आ जाएगी, क्या कहते हैं, डायमंड शेप में। सही, अब देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो मैं पेन ले लूँ,
ओके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय। सही, ये क्या कहलाएंगे, आपस में इन दोनों का ओके ये ना पेज मेरा थोड़ा सा मूव हो गया था। एनीवेज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा इसको सेट कर ले। ओके मैं आपको क्या कहती है, अब हमारे पास जितने भी रिलेशनशिप आए ना, वो सारे रिलेशनशिप हम डायमंड शेप में यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि हमें पता है कि अब यहाँ पर हमें दो रिलेशनशिप दिए हुए, एक हो गया क्रिएट यानी कि बनाने वाला, एक हो गया बाय यानी कि खरीदने वाला। अब देखिए इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता है, सही है। क्यों? क्योंकि देखिए एक मैंने क्लोज रिश्ता इस तरह से, फॉर सपोज मैंने एक चीज़ बनाई, समझ ले मैंने बनाया हिजाब, ठीक है, हिजाब जो हम पहनते हैं ना, दुपट्टा, वो, हाँ वो मैंने बनाया। अब अगर मुझसे कोई वो खरीदेगा तो ऑब्वियसली मेरा उससे एक अलग ही कनेक्शन होगा, मुझे खुशी होगी कि यार मैंने जो चीज़ बनाई है वो मतलब खरीदी जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो दैट्स वाई वो खरीदी जा रही है, तो ये एक रिश्ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो खरीदने वाला है उसका भी होगा कि यार मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही है वो इस बंदे के ज़रिए पूरी हो रही है, तो फिर जाहिर है इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा एक अच्छे सा रिलेशनशिप बन जाएगा। तो दैट्स वाई ये क्रिएट और बायस का जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, और इसी को हमने डायमंड शेप में यूज़ किया। और ये नीचे ना मसला आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि ये पेज ना नीचे नहीं आ रहा, मैंने मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती, बट मैंने इसमें नीचे बहुत आपको ये वाली चीज़ें सारी बहुत अच्छे से गाइड किया है, आपको समझ आ चुका होगा। अब जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, अब आप जब देख लेंगे खुद से एंड आपको समझ आ गई होगी, आप थोड़ा सा खुद से फोकस करें, थोड़ा अगेन रिपीट करें, अगेन पढ़ें, तो आपको और अच्छे से समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।